और मिलने के लिए भी रात को ही आता है। वो कहती है कि मैंने इतनी दफा कहा है कि दिन को किसी अच्छी जगह पर मिल लेते हैं, मगर वो हमेशा ही मेरी इस बात को टाल देता है। तो कहती है कि यार ये तो थोड़ा मसले वाली बात है, ये अमेरिका है तो मुझे उसका थोड़ा सा शेडी करैक्टर लगता है, ऐसा ना हो ये कोई क्रिमिनल हो, तुम इसके बारे में थोड़ा सा पता लगाओ। वो पूछती है कि क्या तुम्हें इसके घर के बारे में पता है? तो वो कहती है कि नहीं। उसकी दोस्त उससे कहती है कि यार तुम्हें 1 महीने से ज्यादा हो गया इसको डेट करते हुए, मगर तुम्हें अभी तक इसके घर के बारे में कुछ पता नहीं, तुम इस पर थोड़ी नजर रखो। तो इसकी दोस्त चली जाती है और शाम को नंदिनी ने लुकास से मिलना होता है। वो इसके फ्लैट के नीचे खड़ा होकर इसका वेट कर रहा होता है। तो गाड़ी में बैठकर उसके साथ जाता है उसी जगह पर जहां वो पहली दफा मिले थे, और उसी अंधेरी गली में घूमते हैं। वो हमेशा रात को तकरीबन 12 बजे के बाद ही आता था। इसके सामने जाते ही वो सब कुछ भूल जाती है, क्या सवाल करने हैं क्या जवाब, इसे कुछ भी याद नहीं रहता। मगर जब इसके दिमाग में ये बात आती है तो वो इससे सवाल करती है तुम्हारा घर कहाँ है, तुम दिन को क्यों नहीं आते? मगर वो इस टाइम भी इसकी बात को गोल कर देता है। फिर वो इससे जाने के लिए इजाजत लेती है तो वो कहता है कि ठीक है, और इसका हाथ पकड़ के कहता है तुम मुझे कभी मत छोड़ना। वो मुस्कुराती है और चली जाती है। वो जब भी उसे हाथ लगाता था तो उसके हाथ बहुत ठंडे होते थे। वो कहती थी कि पता नहीं इस बंदे के हाथ इतने ठंडे क्यों रहते हैं, क्या इसको कोई बीमारी है। खैर वो वहां से चली जाती है और जाते जाते वो एकदम रुक जाती है। वो सोचती है कि मैं आज इसको फॉलो करती हूँ। लुकास उसी अंधेरी गली में जा रहा होता है तो वो आराम से उसके पीछे पीछे जाती है, उसे फॉलो करती है। वो काफी दूर तक पैदल उसके पीछे चलती है और काफी आगे जाकर वो एकदम से उसकी आंखों के आगे से गायब हो जाता है। वो कहती है कि इस टाइम तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आया कि ये हुआ क्या है, एकदम से बंदा मेरी आंखों के सामने कैसे गायब हो गया। वो काफी सोचती है मगर इसे कुछ भी समझ नहीं आता, और उसे उन चीजों के बारे में ज्यादा इल्म भी नहीं था, ना ही वो इन चीजों पर इतना बातों पर यकीन करती थी। यहाँ पर वो थोड़ा सा डर जाती है और भागती हुई अपनी गाड़ी की तरफ जाती है। वो वापस आ जाती है। वापस आकर वो अपनी दोस्त को कॉल करके कहती है कि मुझे सुबह तुमसे मिलना है। वो उसे बताती है कि मैंने उसको फॉलो किया है लेकिन मैं बहुत ज्यादा डर गई हूँ। कहती है कि क्या मतलब है? वो बताती है मैं उसके पीछे पीछे जा रही थी कि वो अचानक मेरी आंखों के सामने ही कहीं गायब हो गया। उसकी दोस्त भी घबरा जाती है और कहती है कि तुम क्या बात कर रही हो सकता है तुम्हें वहम हुआ हो। उसकी दोस्त कहती है कि चलो ठीक है, उसी गली में चलो जहां पर तुम लोग मिलते हो। तो दिन के टाइम वो उसी जगह पर जाते हैं। वो उसे कहती है कि यार ये कैसी जगह है, ये तो बिल्कुल बेअमान और वीरान सी जगह है, यहाँ पर तो कोई मकान भी नहीं है। खैर वो आगे चलते रहते हैं और आगे जाकर क्रिश्चियन का एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान था, बहुत बड़ा और कदीम। गोरों ने इसे काफी मेंटेन कर रखा था। तो जैसे ही वो उस कब्रिस्तान के अंदर जाते हैं तो पहली कब्र पर लिखा होता है लुकास एंथनी 1982 से 2020, यानी कि उसकी डेट ऑफ बर्थ एंड डेट ऑफ डेथ। तो उसकी दोस्त उसे कहती है नंदिनी इधर देखो। जब वो देखती है तो वो भी हैरान रह जाती है। वो काफी ज्यादा घबरा जाती है और उसे कहती है कि पता नहीं ये क्या सीन है, नंदिनी भागो यहाँ से। उससे पूछती है कि क्या तुम्हें यकीन है कि तुम लोग यहीं पर आए थे? तो कहती है कि हाँ हम यहीं पर मिले थे। वो कहती है कि नंदिनी तुम अपनी आंखें खोलो, पता नहीं ये क्या चक्कर है। उसे लेकर वापस उसके फ्लैट पर आ जाती है। वो जैसे अपने फ्लैट पर पहुंचती है इसे लुकास का मैसेज आता है। हालांकि वो दिन के टाइम मैसेज नहीं करता था। उससे मैसेज करके पूछता है कल रात तुम मुझे फॉलो क्यों कर रही थी? तो ये देखकर उसके होश उड़ जाते हैं कि इसे कैसे पता चला कि मैं इसको फॉलो कर रही हूँ। वो एकदम से अपना मोबाइल और सिम तोड़ देती है, घर में बैठ जाती है और वर्क फ्रॉम होम करना शुरू कर देती है और घर से बाहर जाना बिल्कुल ही छोड़ देती है। वो समझ आती कि शायद ये कोई
ही मामलात हैं। तो इन्हें ये तो पता होता है कि भूत वगैरह और वैम्पायर होते हैं, क्योंकि वो जिन्नात पर यकीन तो नहीं करते। तो इसकी दोस्त कहती है कि मुझे तो लगता है कि ये कोई वैम्पायर है, क्योंकि वैम्पायर दिन को नहीं निकलते, उनकी स्किन जल जाती है। नंदिनी काफी ज्यादा परेशान होती है। वर्क फ्रॉम होम पर थी, घर से जाना छोड़ दिया था। उसी काफी ज्यादा डिप्रेशन हो गया कि यार एक बंदा मिला, वो भी ऐसा। वो काफी ज्यादा परेशान हो गई कि अब मैं क्या करूं। और फिर वो अपने घर कॉल करती है, उनसे कहती है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं हो रही, मुझे वापस आना है। तो घर वाले कहते हैं कि ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, आप घर वापस आ जाओ। और फिर वो वहां से वापस अपने होम टाउन आ जाती है। तो कहती है कि वो लड़की आज भी डरती है कि कहीं वो बंदा मुझे मेरे घर के नीचे खड़ा हुआ ना मिल जाए, घर के आसपास कहीं नजर ना आ जाए। वो आज भी सोचती है कि वो क्या था, कोई जिन था या वैम्पायर था। जिन का कॉन्सेप्ट भी उसको बाद में पता चला था। इसकी एक मुस्लिम फ्रेंड थी इंडिया में, जिसने उसे ये बताया था। वो बहुत हैरान होती है कि ये सब मेरे साथ क्या हुआ। अगर मैं सिम न तोड़ती और अमेरिका से वापस न आती तो पता नहीं आगे क्या हो सकता था। तो नान भाई, ये थी कहानी जो मेरे कजन ने मुझे सुनाई थी, और ये कहानी बहुत मशहूर है वहां पर, और ये सच्चा वाकया। तो बहुत शुक्रिया आपने अपनी स्टोरी हमसे शेयर की। बढ़ते हैं एक और स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम अदनान भाई, कैसे हैं? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आपका शुक्रिया कि आपने पहले भी मेरी एक स्टोरी शेयर की। ये सन 2010 की बात है। उस टाइम पर मैं कोचिंग जाती थी। कोचिंग करते ज्यादा दूर नहीं थी, लेकिन फिर भी वो पैदल का रास्ता नहीं था। वो काफी बिजी रोड था जो मेरी कोचिंग सेंटर तक जाता था। रोड के दोनों तरफ काफी ज्यादा शॉप्स वगैरह बनी हुई थी। तो वहां पर कुछ नई शॉप्स भी ओपन हुई जहां पर अबाया, स्कार्फ और इस तरह का सामान मिलता था। वो बहुत ज्यादा कन्वीनियंट था। लोग दूर जाने से उसको ज्यादा प्रेफर करते थे। वहां पर काफी ज्यादा रश रहता था। दोस्तों इस तरह के शाम के 4 बज गए थे और मेरी कोचिंग से वापसी थी। तो मेरे साथ मेरी एक और दोस्त भी होती थी। वो वहां पर कोचिंग सेंटर से ही मेरी दोस्त बन गई थी। वो करीब रहती थी और मैं जरा दूर रहती थी। तो मुझे ये होता था कि मैं जल्दी से घर चली जाऊं, इससे पहले कि मगरिब हो जाए। पर उस दिन उन्होंने काफी ज्यादा इसरार किया और कहा कि यहाँ पर हिजाब की जो नई शॉप ओपन हुई है, जो सामने रोड पर है, वहां पर चलते हैं। मुझे बस वहां पर 2 मिनट का काम है, मुझे कुछ चेक करना है। मैं अबाया वगैरह देखूंगी और फिर हम आ जाएंगे वहां से। तो मैंने उसे कहा कि टाइम बहुत कम है, हम ऐसा करते हैं कि मैं शॉप के बाहर ही खड़ी होती हूँ, आप जल्दी से होकर आ जाए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। इन्हें वाकई बस 2-3 मिनट का ही काम था। खैर वो शॉप के अंदर चली गई और मैं आहिस्ता आहिस्ता रोड क्रॉस करके उस शॉप की तरफ जा रही थी। लेकिन वो जल्दी चली गई थी कि वो अपना काम करके जब तक मैं वहां पहुंचूं बाहर आ जाए। तो मैंने रोड क्रॉस किया और मैं शॉप की तरफ बढ़ रही थी। शॉप के बिल्कुल बाहर फुटपाथ है और उसके ऊपर शेड बना हुआ है। उस फुटपाथ के बाहर 2-3 छोटी छोटी स्टेयर्स हैं, क्योंकि अभी भी वहां पर कंस्ट्रक्शन जारी थी। तो वहां पर वाइट कलर के बहुत बड़े बड़े पिलर्स थे, जिन पर अभी रंग और रोगन होना शुरू हुआ था। तो इत्तेफाक से उस वक्त ऐसा हुआ कि जब मैं शॉप के बाहर पहुंची तो मैंने इरादा किया कि मैं शॉप के अंदर जाऊं। फिर मैंने सोचा कि नहीं, अगर मैं अंदर जाऊंगी तो हो सकता है मजीद देर हो जाए, क्योंकि जब 2 लोग हो जाते हैं तो आपस में डिस्कशन होने लगती है और चीजें देखने लगते हैं। तो मैंने कहा कि बेहतर शाम होने वाली है और मैं बाहर ही रहती हूँ। तो खैर मैं वहीं बाहर स्टेयर के पास खड़ी हो गई। तो मैं उसी तरह वहां खड़े होकर उसका इंतजार कर रही थी कि वो कब बाहर आएंगे। मैं मोबाइल पर टाइम देखने लगी और जैसे ही मैंने टाइम देखकर मोबाइल बैग में रखा और अपना सर ऊपर उठाया तो अदनान भाई, मैंने एक अजीब सी चीज देखी। उस टाइम तो मेरा दिमाग बिल्कुल ही माफ हो गया था। मैंने देखा कि मैं जो सीधे हाथ की तरफ पिलर था वो मुझसे काफी कदमों के फासले पर था, तकरीबन 6 से 7 कदम के फासले पर।
और उसके पीछे से एक औरत नमदार हुई। उसने सफेद रंग का कुछ अपने सर पर ओढ़ा हुआ था और बाकी पूरा ब्लैक लिबास था उसके पांव तक। ना तो उसका चेहरा नजर आ रहा था और ना ही पांव, लेकिन ये महसूस हो रहा था कि वो औरत है और वो पिलर के पीछे से नमदार हुई, जैसे वो वहां पर खड़ी हुई हो। वो वहां से निकली, उसका रुख मेरी तरफ है, तो मेरी तरफ देखते देखते वो वहां से हटकर सामने दो पिलर्स के बीच में से आने लगी। यकीन करे मेरी आंखें वहीं जमी हुई हैं और मैं उसी को देख रही हूँ। और आगे आते ही वो एकदम से गायब हो गई। अभी मैं अचानक अपनी नॉर्मल कंडीशन में आ गई। मुझे बकायदा महसूस हुआ कि मेरा दिमाग माफ हो गया था। और फिर इतनी देर में मेरी दोस्त भी बाहर आ गई, तो मैं उसके साथ घर की तरफ जाने लगी। सब कुछ ठीक था। मैंने उनसे पूछा, क्या आपको कुछ पसंद आया? तो उन्होंने कहा कि जी हाँ, मैं देख चुकी हूँ। खैर उसी तरह बातें होती रही और हम घर पहुंच गए। जब मैं घर आई तो मुझे शुरू में इतना ज्यादा एहसास नहीं हुआ, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं मेरी हेल्थ के हवाले से मैं बिल्कुल ही डिस्टर्बिंग मूड में चली गई। साफ जाहिर है कि मैं कोचिंग सेंटर जाती थी और मेरे एग्जाम्स का टाइम भी आ रहा था, क्योंकि वो साल का आखिर था और बोर्ड के एग्जाम्स वगैरह होने थे। और अब जब मैं पढ़ाई करने की कोशिश करूं तो मुझसे बिल्कुल भी पढ़ा ही ना जाए। मैं जो भी पढ़ूं वो तकरीबन भूल जाऊं। एक तो मुझसे किताब नहीं खुलती थी। मैं किताबें खोलती थी तो मेरा दिल चाहता था कि मैं जोर से किताबें बंद कर दूं और रख दूं। और यकीन करें नान भाई कि मेरे सर में बहुत ज्यादा शदीद दर्द रहने लगा। हर वक्त मेरे सर में दर्द होता रहता था। अब खुद सोचें कि एक इंसान को रोज एक ही तकलीफ हो और उसके सर में शदीद दर्द हो, इसे पढ़ना भी हो, जिंदगी के दीगर काम भी होते हैं, तो बहुत मुश्किल हो जाता है ये सब हैंडल करना। तो खैर मेरे सर में शदीद दर्द हो, मुझसे पढ़ाई ही ना की जाए। मेरी गर्दन की जो बैक साइड और शोल्डर थी इसमें शदीद खिंचाव महसूस हो और बहुत ज्यादा स्ट्रेस फील होता था, जैसे मेरे कांधे बहुत ज्यादा भारी है और बहुत अकड़े हुए फील होते थे, जैसे कोई इन्हें अंदर से मोड़ रहा हो। मेरे कांधे कुछ अरसे के लिए बिल्कुल ही अटके हुए हो गए थे। मैं बहुत कोशिश करती कि मैं सीधा खड़ी हो जाऊं, या जब मैं बैठी हूं तो मैं बिल्कुल सीधी बैठूं, लेकिन मुझसे नहीं हो पाता था। मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ उठानी पड़ती थी। बहुत ज्यादा ताकत लगाकर मुझे अपने आप को सीधा करना पड़ता था। बहरहाल मेरे साथ ये सारे मामला शुरू हो गए। मेरे एग्जाम्स भी सर पर आने वाले थे, तो मैं बहुत परेशान थी। अब क्या होगा? एक चीज और थी जो बहुत ही अजीब थी, वो ये था कि मैं जब भी अपने घर से दाखिल होती थी तो इस वाक़े के बाद तो मुझे अजीब सी घबराहट होती थी, बहुत ही शदीद घबराहट। ऐसा लगता था जैसे मेरा दिल बंद हो जाएगा। बाकायदा मुझे एहसास होता था कि मेरा दिल बंद हो रहा है और मुझे सांस नहीं आ रही और मुझे हौल उठते थे और मैं अपना पैर